वेलकम मिस्टर सुभाष करकुंडे। थैंक यू, थैंक यू। मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने हाल ही में मैं काफी दिन से सोच रहा था कि पॉडकास्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। और पॉडकास्ट ये इसलिए शुरू कर रहे हैं सुभाष, क्योंकि आज की डेट में है ना, 16 साल 18 साल के युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन मिल जाता है। और जैसे ही उनको स्मार्टफोन मिल जाता है, वो एक एज होती है ना, उस पर्टिकुलर एज में लाइफ का बैलेंस बिगड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ऐसा कंटेंट है कि बैलेंस बिगड़ सकता है। और स्मार्टफोन में एक यूट्यूब भी है, जिसको हमारे यंगस्टर्स युवा बहुत यूज करते हैं। और उस यूट्यूब के जरिए अगर हम इस तरीके के पॉडकास्ट बनाए, जो पॉडकास्ट युवाओं को एक सही दिशा दे सके, तो हमारे देश की दिशा बदल सकती है, ऐसे मुझे लगता है। और इसलिए ये पॉडकास्ट की शुरुआत हम कर रहे हैं। और पहले गेस्ट आपको हमने बुलाया, तो आपके कीमती समय के लिए और हमें मतलब ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे बुलाया, इसी में मेरी एक खुशी है कि चलो मैं मुझसे स्टार्ट हो रहा, तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वन मोर टाइम। और मेरा पहला सवाल आपको यह है कि जैसे मैं आपको लगभग ग्रेजुएशन फेज से जानता हूँ, उसके बाद हमने मुंबई में भी लगभग 3-4 साल साथ में बिताए। तो जब हम कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे, तो मुझे आपकी तब मैं इतना इतना हम नहीं जानते थे क्लोजली, बट उसके बारे में मैंने कभी उतना डिटेल में पूछने की मतलब डिस्कशन भी नहीं हुआ। बट इस पॉडकास्ट के जरिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली आपका जो स्ट्रगल रहा है, मतलब ग्रेजुएशन में हम्म। और ग्रेजुएशन के बाद जॉब लगने में, मेरे ख्याल से वो वही एक पीरियड था कि जो आपके लाइफ का सबसे मुश्किल दौर होगा। तो उस हाँ। पर्टिकुलर उस मुश्किल दौर को कैसे आपने फेस किया, क्या स्ट्रगल थी, आपकी हम्म। डेली रूटीन कैसे थी, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, मतलब तब जब पैसे कम रहते हैं और पढ़ाई करनी होती है, तो मोटिवेशन नीचे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, तो मोटिवेटेड कैसे रहते थे। और जब एक किराए के लिए पैसे होते हैं, वो कहाँ से मैनेज करते थे, कितना लगभग खर्चा हम्म। लगता था, और वो पर्टिकुलर पूरी चीज को हम समझना चाहते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर फेज में जो हमारा युवा आज है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, उसी पर्टिकुलर फेज से गुजर रहा है, तो वो इस चीज से सीख सके और कुछ उनके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, मैं कॉलेज से कॉलेज से स्टार्ट करने से अच्छा है कि मैं बचपन से थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे कि जरूर मैं जरूर। जैसे टेंथ, हाँ, टेंथ स्टैंडर्ड में मैं अपने मामा के घर पे पढ़ा हूँ। तो जब मैंने पहली ओके। बार घर छोड़ा ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार मैं घर से इतना दूर कैसे रह पाऊंगा। तो जब मैं मामा के घर रहता था ना, जब बाहर जाता तो मुझे रोना हम्म। आता था कि यार इतने, मतलब ऐसे लगता था कि अपने माँ बाप कितने क्रूअल है कि अपने को दूर भेज रहे, अपने से जुदा कर रहे। मतलब वो जो कंफर्ट जोन रहता है ना, उससे उन्होंने पहले ही निकाल दिया था बाहर। तो जब मैं ओके। 1 से 10 तक जब पढ़ा मामा के यहाँ पे, तो वहां पे हम्म। नॉर्मल लाइफ थी। लाइफ में क्या करना है कुछ नहीं पता था, बस पढ़ना है, बस इतना पता था। जस्ट 8 से 10 किया वहां पे, तो फोकस कुछ नहीं था, ना एम था, कुछ भी नहीं था। बस पर टीचर बताते थे कि नहीं पढ़ो आगे जाओ, ये एक दिमाग में रहता था कि कुछ ना कुछ तो करना है अपने को। तो जैसे मेरा 10th हुआ, ओके। तो मैंने सोचा था उस टाइम पे, अपने टाइम पे ये था ना कि नहीं डीएड करो और टीचर बनो, एक स्कीम चल रही थी पहले। राइट तो मेरे को भी, राइट। मैं भी उसमें अट्रैक्ट हो गया था। पर मुझे उतने परसेंट मिल नहीं पाए 10वीं में, तो मैं उसके लिए गया नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार उसमें तो मेरा हो नहीं सकता, तो उससे अच्छा एक काम करते, बोला साइंस ले लेते। बहुत सारे लोग बोलते थे, मतलब गांव के जो लोग रहते हैं ना, वो अपने को पीछे लेके जाने के लिए बहुत बोलते कि नहीं तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम कर नहीं पाओगे। पर मैंने बोला अगर करना ही है तो अपन कुछ अच्छा ही करेंगे। इसलिए फिर मैंने साइंस फील्ड ओके। चूज कर ली और उसमें एडमिशन ले ली। हम्म। 11th मेरा, हम्म। मैं फिर घर से करने लगा, मेरे गांव में था, तो वहां पे होम टाउन से 10 किलोमीटर में अप डाउन करता था। तो 11th तो मेरा ऐसे ही ओके। चला गया खेलने में। मैं स्पोर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ना पढ़ाई कर नहीं पाता था। हम्म। पर 11th ऐसे निकल गया, ओके। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। 12th में फिर मुझे टेंशन आने लगा, नहीं यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो अपन तो फेल भी हो सकते हैं। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मैं कुछ पढ़ता ही नहीं था। फिर ओके। जैसे मैंने 12th के बोर्ड एग्जाम दे दिए, पास हो गया, फिर सीईटी देना था। फिर वहां से अपने, मुझे एक ही एम था कि नहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है। तो मैंने सीईटी की एग्जाम दी। एग्जाम देते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया।
2-3 दिन अच्छा। पहले, तो वो कुछ ठीक से दे नहीं पाया, तो वो मैं फेल हो गया उसमें। हम्म, फिर मुझे टेंशन आ गया कि नहीं, अभी इंजीनियरिंग तो कर नहीं पाऊँगा, फिर आगे करना क्या है? तो फिर पर एक हम्म, एरिया ऑफ इंटरेस्ट था मेरा मैथ्स, कि नहीं, मैं कहीं पे भी ओके। जाऊँगा मुझे मैथ्स सब्जेक्ट चाहिए था। मतलब तब मैंने करियर के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने बोला जब पढ़ना है अपने को, तो थोड़ा तो भी इंटरेस्ट आना चाहिए। तो मैं, एक मेरा मौसी का लड़का था, जिनका इंजीनियरिंग हुआ था केमिकल इंजीनियरिंग में। तो मैंने बोला भैया, मेरा एडमिशन तो हो नहीं पा रहा है इसमें, तो क्या करूँ? बोला तू एक काम कर, बोले पॉलिटेक्निक के लिए ट्राई कर बोले। तो मैंने पॉलिटेक्निक के लिए ट्राई किया। उस टाइम पे वो 10वीं के इसमें ग्रेस मार्क्स आ गए थे, तो उसकी वजह से वहां पे भी मेरा नंबर नहीं लगा, और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में करना था, तो वो भी ओके। मैं कर नहीं पाया। फिर उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया, तू एक काम कर बोले, तुझे मैथ्स ही करना है ना, मैथ्स चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल चाहिए, तो एक काम कर बोले, बीसीए में एडमिशन ले ले बोले। फिर मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर ओके। एप्लीकेशन में एडमिशन ली। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। एक्चुअल में स्ट्रगल हो गया, या फिर अपना जो भी मेहनत है ना, वहां से स्टार्ट होती है। तो मैं ओके। वर्धा के कॉलेज में एडमिशन ली। फिर राइट। वहां से प्रिपरेशन चालू की कि नहीं, अपने को अभी यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, और अच्छे मार्क्स लेके हम्म। आगे जाना है। पर उसमें भी राइट। फिर प्रॉब्लम ये था कि एक तो रूम करके रहना है, खर्चा बहुत ज्यादा था। फिर वो भी मैनेज करना है, कॉलेज भी मैनेज करना है। तो उस टाइम पे ना, वहाँ पे एक आंटी थी, वो आंटी मेरे को मिल गई। तो पहले पहले दिन तो मैंने खाना बनाया था एक्चुअल में। खाना बनाने गया, मुझे लगे 3 घंटे खाना बनाने के लिए। मैंने बोला ये अपने से होगा नहीं, क्योंकि अगर खाना बनाने में 3 घंटे लग रहे तो पढ़ाई कब करेंगे अपन? तो मैंने वो आंटी को राइट। कन्विंस कर लिया कि नहीं, मेरा टिफिन लगा लो। तो उन्होंने थोड़ा सा हम्म। फाइनेंशियल में थोड़ा सा कम ज्यादा करके मेरा टिफिन चालू कर दिया, और फिर मैं वहां से पढ़ता गया। हम्म। तो वहां पे मेरी जर्नी ओके। थी कि मैं सवेरे उठता था, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता था, और 6 बजे अच्छा। से अपना पढ़ना चालू करता था। कॉलेज कॉलेज में बहुत कम गया मैं कॉलेज। वहां पे कॉलेज मतलब ऐसे पकड़ लो कि गया ही नहीं। 20% थर्टी राइट। परसेंट अटेंडेंस थी, उससे ज्यादा थी ही नहीं। राइट। तो दिन भर फिर पढ़ते थे, शाम को 11 बजे सो जाते थे, फिर सवेरे 5:30 बजे उठना, और फिर पढ़ना, यही था। तो जैसे मेरा फर्स्ट ईयर हो गया, फिर भी मेरे को बैक लगा, और बैक तो इस सब्जेक्ट में लगा था जो मेरा सबसे फेवरेट था। मैथमेटिक्स ग्रुप करके एक था मैथ। उसमें, उसी में बैक लग गया। राइट। फिर मुझे बहुत टेंशन आया कि ओके। मैंने बोला करना क्या है। तो मैंने जब सेकंड ईयर में उस टाइम पे ना, इतना टेंशन आ गया था कि यार अपन कुछ कर ही नहीं पा रहे। पर मैंने एक सोच लिया था कि नहीं, इस बार अपन जो करेंगे ना, तो अच्छा करेंगे। तो फिर सेकंड ईयर में मैंने बहुत हम्म। ज्यादा मेहनत की। जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उसमें भी अच्छे मार्क्स लाए, और सेकंड ईयर में मैं थर्ड या फोर्थ टॉपर आया था कॉलेज में, और ऑल ग्रेट। क्लियर था। हाँ, थर्ड ईयर में फिर हम्म। नॉर्मल, मतलब टाइम पास करते करते पढ़ाई हो गई। हो गया कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया अच्छे मार्क्स से, क्योंकि अपने हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी में शायद मुझे लगता है बीसीए का रिजल्ट था 0.48 या 1% लगता था। अगर राइट। 100 लड़के अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो शायद एक ही लड़का पास हो जाएगा, इस टाइप से पास रिजल्ट का था। लगता था। राइट। मतलब जो सिलेबस हम्म। था ना, बहुत वास्ट था। और शायद हो सकता है जो पेपर जो चेक होते थे, वो उस टाइप, मतलब उस लेवल से नहीं होते थे कि अपने को ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, उस टाइप से। तो पेपर सिस्टम भी 40 पासिंग, मार्क्स का था। हाँ, उसका भी एक हाँ, रीजन था। रीजन था, राइट। और पासिंग मार्क्स मिल जाते थे बहुत मेहनत करके। और पढ़ाई में उतना तो मैं राइट। स्मार्ट या होशियार तो था नहीं बचपन से। एक हार्ड वर्किंग नेचर था अंदर से, शायद वही मुझे आगे लेके चला गया। फिर मैंने, जी। जैसे मेरा बीसीए हो गया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनना है। तो उसके लिए फिर एमसीए रहता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके लिए भी इंट्रांस एग्जाम देनी पड़ती राइट। है। तो एंट्रेंस राइट। एग्जाम दे दी। फिर मेरा कॉलेज में नंबर लगा, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ पुणे इंजीनियरिंग में, वहां पे मेरा नंबर लगा एडमिशन के लिए। और राइट। वहां की फीस थी शायद एक साल की 1.5 लाख के ऊपर ही थी। तो मैंने घर में अच्छा। पूछा कि मुझे ये करना है। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे ठीक है हम्म। भाई, करना है तो ठीक है, करते हैं अपन। तो पर वो बोले कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, 2 साल का मैनेज कर लेंगे, हम्म। बाकी फिर क्या करेगा हम्म। तू? फिर मैंने भी सोचा, मैंने बोला 2 साल का तो कर लेंगे, और अपने यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं कि जो अपन बेच के अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर राइट। मैंने सोचा, उस टाइम तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि करना क्या है, क्योंकि एडमिशन तो मैं कर नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने बोला एक हम्म। साल गैप ही ले लेता हूँ, यही सोच ही रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि नहीं, तू एक काम करना, तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर। मैंने बोला कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओके। प्रिपरेशन ठीक है, पर उसमें क्या क्या होता है पता ही नहीं था कुछ भी।
हम्म, तो हम्म, वहाँ पे एक टीचर थे वर्धा में, तो उन्होंने हम्म, हमें गाइडेंस दिया कि नहीं तुम एक काम करो, एक तो तुम जिस बैकग्राउंड से आते हो, जो तुम्हारा एजुकेशन हुआ है, तो शायद तुम्हें इजी जा सकता है। ऐसे वो मुझे बोल रहे थे। मैंने बोला हम्म, ठीक है, तो सबसे जल्दी एग्जाम कौन सी क्रैक कर सकते हो? तो मुझे लगा, हम्म, उन्होंने बताया कि नहीं तुम ना बैंकिंग के लिए ट्राई करो। तो फिर वहां से अच्छा। बैंकिंग में ट्राई किया, 6-7 महीने अच्छे से पढ़ाई हम्म, की, और 3-4 हम्म, एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। फिर वहां से तो ओके, जर्नी स्टार्ट होती ही है। राइट। मैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में भी जानना चाहूंगा कि जब बैंकिंग प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी, तो हाँ। तब से तब से लेके पहला जॉब मिलने तक का हम्म। सफर थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि उस हाँ समय हाँ हाँ कैसे रूट कितने बजे उठते थे, कैसे हाँ हाँ रूटीन रहती थी, हाँ हाँ और मनी मैनेजमेंट भी, क्योंकि तब तो हम खुद इनकम नहीं कर रहे थे, क्या घर से लेते थे या हाँ। फिर कहीं काम करते थे, हम्म। वो जानना है। तो मैं नागपुर में गया, नागपुर में मेरा एक दोस्त रहता था, तो उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि तू यहीं ओके, पे रह, तो उनके यहाँ पे मैं रहता था। ओके, तो कोचिंग, एक कोचिंग लगाई थी वहाँ पे नागपुर में, एकदम रिजनेबल अमाउंट था, वहाँ पे लगाई। फिर ओके, भी घर से तो पैसे आते थे थोड़े बहुत, फिर भी ऐसा लगता था कि उससे मैनेज नहीं हो पाएगा। तो फिर करना क्या है अपने, एक तो ये था कि नहीं अपने को ज्यादा पैसे बिल्कुल नहीं कमाने हैं, बस पैसे उतने ही कमाने हैं जितने में अपना पूरे महीने का खर्चा निकल जाए। तो राइट, मैंने वही सोचा कि मैंने बोला महीने भर जॉब करने से अच्छा है 1-2 दिन ही जॉब करें। तो एक मेरे भैया थे वहाँ पे ओके, बड़े, वो कॉन्ट्रैक्टर थे। ओके, तो वो हमें क्या ओके, करते थे, बोलते थे कि तुम बाकी दिन तो कॉलेज जाते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया था नागपुर में। तो बाकी दिन कॉलेज जाते हो, अच्छा, सैटरडे संडे तुम्हारे पास रहता है, तुम एक काम करते जाओ मेरे साथ में आते जाओ। मैंने बोला कहाँ आना है? तो कुछ नहीं, बस जाना है और रात भर वहां पे रहना है और वापस आना है। मैंने बोला ये तो अच्छा है। तो फिर हम जाते थे वर्धा में, वर्धा में जाते थे। ओके, वहां पे ना जो ट्रैक रहते हैं ना रेलवे ट्रैक पे, कभी हाँ, पकड़ लो हाँ, हाँ, अनाज आ गया, तो कभी कुछ ना कुछ आते रहता था। तो मेरे जो भैया थे उनके पास पूरा कॉन्ट्रैक्ट था कि जब तक पूरा खाली नहीं होता उसको बराबर देखना है। तो हम, ओके, मैं दिन भर कॉलेज करता था, मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, तो मैं उनको भी लेके जाता था। हम दिन भर कॉलेज वगैरह अच्छा, करते थे, स्टडी करते थे, कोई लाइब्रेरी में जाता था, कोई एमपीएससी की प्रिपरेशन करता था, कोई बैंकिंग की करता था। शाम को हम सैटरडे शाम को निकलते थे, रात में पहुंचते थे वर्धा। पूरी रात भर ओके, हम वहीं पे सो जाते थे। एक तो काम तो हमारा था कि जग के उसकी देखना है, सिक्योरिटी देना था, और राइट, हम सो जाते राइट, थे, राइट, बाकी भैया लोग संभाल लेते थे। तो हमें वो 400 रुपये एक दिन के दे देते थे। फिर हम क्या करते थे, ओके, महीने में बस 4 दिन काम करते थे, उनके साथ जाना, ग्रेट, वहां पे खाना पीना, और वहां की सिक्योरिटी देना, फिर दूसरे दिन वापस आ जाना। फिर अपना 6-7 दिन जो भी अपना डेली रूटीन है, सब 11 बजे उठो, 11 बजे सो जाओ, सवेरे उठो। सवेरे उठने के बाद एक तो अच्छा, मेरा एक रूममेट था प्रफुल्ल करके, हम्म, तो वो बहुत ज्यादा ओके, हार्ड वर्कर था, होशियार भी था, हार्ड वर्कर भी ओके, था। वो एमपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म, तो वो सवेरे उठता था पाँच ओके, बजे तो अच्छा, उसे देख देख के हमें भी लगा कि नहीं हमें भी जल्दी उठना चाहिए। तो उसे देख देख के उसके अच्छा, पीछे पीछे हम भी उठते थे। सवेरे उठने के बाद फिर वो अच्छा, 5:30-6 बजे नहाता था, योगा करता था, ध्यान करता था, और फिर पढ़ाई करता था। ओके, तो हम भी वही करते थे ओके, फिर उसके साथ साथ, सवेरे उठते थे, योगा ओके, करते थे, थोड़ा सा ध्यान करते थे, फिर पढ़ाई पे लग जाते थे। हम्म, फिर सवेरे अपना खाना वाना हम्म, बनाया, लाइब्रेरी जाते थे, साइकिल से हम्म, हम 6-7 किलोमीटर हम्म, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पे लाइब्रेरी में जाते थे, दिन भर पढ़ते थे, और फिर डेली रूटीन हमारा यही था। उसमें हम्म, एक मेरा स्पेशल रूटीन था, हम्म, मैं डायरी लिखता था उस टाइम पे ओके, कि नहीं, अभी समझ पकड़ लो मुझे रात में सोना है, तो मैं हम्म, सोने के पहले लिखता था कि नहीं मुझे कल क्या करना है। तो मैं हम्म, उसमें जरूर मेंशन करता था कि नहीं मुझे कल सवेरे ना 5:30 बजे या 6 बजे उठना है। ओके, ये मैं लिखता था लास्ट में। ओके, और दूसरे दिन ना, जैसे मैंने 5:30 का टाइम लिखा, हम्म, तो कभी कभी मुझे 6 बज जाते थे। हम्म, जब दूसरे दिन मैं पढ़ता था ना, मुझे बुरा लगता था कि यार मैंने यार 5:30 का टाइम डिसाइड किया था, ओके, पर मैं वो आगे लेके गया, कर नहीं पाया। हम्म, पर आज मैं जो डायरी पढ़ता हूँ ना वो फिर हम्म, से, तो मुझे लगता है कि वो जो मैं सही कर रहा था ना, वो सबसे सही कर रहा था। क्योंकि ठीक है आधा घंटा 1 घंटा, अगर 8 बजे सो के उठने से अच्छा है कि तुम 6 बजे उठ रहे हो, राइट, तो एक इम्प्रूवमेंट ही है। राइट, हाँ, कंसिस्टेंसी उतनी नहीं थी, पर वो एक था अंदर से कि नहीं करना है, करना है, पुश करते थे खुद को कि अच्छा, नहीं करना है। वो नेचर की हमारे, मेरे स्वभाव के नेचर के अगेंस्ट भी था, क्योंकि मुझे भी जल्दी नींद आती नहीं, सवेरे खुलती नहीं है नींद, ओके, किसी की भी नहीं खुलती, सबको सवेरे मतलब सोना अच्छा लगता है। राइट, फिर भी
एक था कि नहीं, अच्छी चीजें करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो राइट। हम नींद सेक्रीफाइस करते थे उस टाइम। राइट। जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे तब उस समय पे एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट कि कितना समय लग सकता था और आपको कितना समय लगा, और उतना समय इस चीज के लिए लगा क्योंकि आपने हर रोज एवरेज बेसिस पे कितना पढ़ाई कर रहे थे? एक्चुअली जब मैं वहां पे गया तो एक आधी महीना मैंने क्लास वगैरह कहीं ज्वाइन नहीं किए थे। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन हम्म। की, तो वहां पे सारे हम्म। सब्जेक्ट पढ़ाते थे। एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो हम्म। गई, करंट ओके। अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सारी चीजें हम्म। पढ़ाते थे। पर उसमें मेरी हम्म। एक स्ट्रेटजी थी, जैसे मैं एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे कोई एक टॉपिक पढ़ा हम्म। रहे आज, तो जैसे मैंने आज ओके। अटेंड कर लिया, तो उसके बाद ना हम्म। उसी टॉपिक में मैं कम से कम 30-40 क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व करता था। अच्छा। टॉपिक में भी सब टॉपिक रहते हैं, हर टाइप के अलग अलग रहते हैं, पर एक टॉपिक आपको अगर हम्म। पढ़ा है ना, उसी के ऊपर अगर आपने उसी दिन अगर प्रैक्टिस कर ली, स्पेशली मैं अच्छा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बोल रहा हूँ, अगर उसमें कर ली ना, ओके। तो आप उसको ना हम्म। बहुत ज्यादा टाइम तक ना याद रख सकते हो, भूल नहीं पाओगे आप। तो मेरा एक ही मतलब ये स्ट्रेटजी थी कि जो मैं पढ़ता हूँ वहां पे, वो मैं एक तो जैसे क्लास के अपने 1 घंटा या 2 घंटे, उसके ऊपर तो क्लास चलने वाली नहीं है मैक्सिमम। तो उसके बाद राइट। आपके पास पूरा दिन है। तो जैसे मैंने आज एक टॉपिक कर लिया, तो मैं लाइब्रेरी जाता था, उस टॉपिक की किताबें ले लेता था लाइब्रेरी से, और दिन भर मैं फिर प्रैक्टिस करता था। ऐसे पकड़ लो कि एक टॉपिक पढ़ाया था, उसके ऊपर मैं 25 या 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेता था, तो दूसरे दिन फिर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये मेरा चला 3 महीने कंटिन्यू। जैसे 3 महीने तक मेरा ओके। सिलेबस कंप्लीट हो गया, रीजनिंग हो गई, हम्म। मैथ्स हो गया। इंग्लिश में थोड़ा मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ा, क्योंकि एक्चुअल में इंग्लिश में मैं उतना खास मतलब उतना परफेक्ट नहीं था। तो रीजनिंग और मैथ्स में ये मेरा कवर हो गया 3 महीने में। और करंट अफेयर्स ओके। डेली हम नोट्स निकालते थे, जैसे एक तो हम्म। मैगजीन आती थी, एक बीएससी पब्लिकेशन की एक मैगजीन आती थी मंथली, वो पढ़ता था मैं। ओके। टाइम्स ऑफ इंडिया से न्यूज निकालता था, जो काम की है वो। और बाकी एक दो न्यूज़पेपर से वो अपने बुक्स में लिख के रखता था नोट्स में। फिर पूरे महीने में जितनी जमा होती थी उसको रिपीट पढ़ते थे। तो 3 महीने का मेरा जब कोर्स हो गया, उसके बाद फिर मैं बस प्रैक्टिस करने लगा, तो मेरा 6 महीने में रिजल्ट आ गया था। 3-4 जगह पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। हाँ। मतलब लगभग एक साल में आपको रिजल्ट मिल गया था? हाँ, 1 साल में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। रिजल्ट ओके। मतलब ऐसे समझ लो कि 6 महीने मैंने पढ़ाई की, उसके बाद रिजल्ट और हम्म। जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस अच्छा है अच्छा। ज्वाइन करने की, वो वाली हो गई। 1 साल में रिजल्ट ओके। मिल गया। तो आज की डेट में भी शायद सबकी प्रिपरेशन और आज की प्रिपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर आया होगा, सिलेबस भी काफी चेंज हुआ होगा शायद, हम्म। पेपर्स भी थोड़े से टफ होते होंगे। तो आज जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है बैंक की ही बात करती हूँ कि आपकी उसमें एक्सपर्टीज है, जो लोग आज बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क की हो, पीओ की हो, तो उनको कितना टाइम लग सकता है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर क्या हम्म। सजेशन देना चाहते हो आप? हम्म। पहली बात तो है, जैसे हम मैंने प्रिपरेशन चालू की थी ना, तो मैंने बैक ईयर हम्म। के जो है ना उस क्वेश्चन सेट निकाले थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि यार जो पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन है बहुत इजी है, ऐसे लग रहा था मुझे। और वो ओके। था भी उस टाइम पे। पर ये चीज हम्म। ना भूल जाते हैं अपन, क्योंकि जिस एज में अपन रहते हैं ना, हम लोग जिस एज में हम्म। रहते हैं, उसके पीछे वाली जो भी सिलेबस है ना, वो अपने को इजी रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, पहले बहुत इजी था अभी हार्ड हो गया, ऐसा नहीं है। वो जैसे जैसे एयर बढ़ते हैं ना, उसकी जैसे जैसे उसकी टफनेस बढ़ जाती है। पर उसके लिए अपन रेडी मतलब रहे थे उस टाइम के लिए। जैसे पकड़ लो, मैं 2013-14 में सिलेक्शन हुआ, तो 2007-8 वाले हम्म। जो लोग थे, जो उस टाइम पे सिलेक्शन है, वो भी अच्छे ही थे। उस टाइम पे वो जो लेवल थी वो टफ थी। 2014 के राइट। 14 के टाइम पे मेरे लिए उस वो लेवल टफ थी। पर अभी देखोगे ना, तो 2014 वाले पेपर अपने को इजी लगेंगे। तो ये हर हम्म। साल बढ़ने वाला है, तो एक अपना एरिया रहता है कि जैसे 4-5 साल का जो हम्म। ब्रैकेट है ना, जैसे पकड़ लो कि हम्म। 21 से लेके 25 की अपनी एज है ना, उस एज में जॉब लेना ही लेना है। उसके बाद अगर आप टाइम राइट। करते हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। राइट। और पढ़ाई अगर बताना रहा, तो मुझे लगता है कि कंसंट्रेशन से अगर पढ़ाई की जाए तो 5-6 घंटे मिनिमम इनफ है। 6 महीने, 1 साल। अच्छा। 1 साल एक अगर साल में अगर एक निकलना साल का चाहिए। ड्यूरेशन, हाँ, 1 साल का ड्यूरेशन अगर हमने पकड़ लिया, और हम्म। जिसका बेसिक अच्छा है, जैसे मैं था, मेरा हम्म। मैथ्स और रीजनिंग अच्छा था, तो मुझे फोकस करना था इंग्लिश पे।
और कोई स्टूडेंट होगा जिसका बेसिक कहीं पे अच्छा नहीं है, फिर भी अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की तो भी 1 साल में हो जाएगा आराम से, 1 या 1.5 ओके। साल में हो जाएगा। हम्म। हर रोज कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? 5-6 घंटे। 5 से 6 घंटे। कोचिंग जरूरी है या फिर हाँ, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है? हाँ, कोचिंग कोचिंग जरूरी है। एटलीस्ट जो तुम्हें आइडिया डेवलप होने के लिए, खुद के इसमें दिमाग में डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, या ट्रिक्स जो रहती नई नई, उसके लिए हम्म। आपको स्टार्टिंग में 3 महीने या 4 महीने की कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोई भी कोचिंग ज्वाइन हम्म। कर लो अच्छी सी, वहां पे पढ़ाई कर लो हम्म। 4 महीने, उसके बाद ना खुद ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ओके। ऐसा नहीं कि कोचिंग हो गई तो अपना सिलेक्शन पक्का नहीं। कोचिंग तो जरूरी है, पर उसके बाद फिर हम्म। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। राइट, राइट। और वो कौन सा दिन था जिस दिन आपको पता चला कि सिलेक्शन हो गया है? वो उस डेट याद है? दिन, हाँ हाँ, डेट अभी याद है मुझे। एक्चुअल में डेट से ज्यादा वो फंक्शन याद है। मेरी सिस्टर की शादी थी। उस दिन मुझे हाँ। 2 या 2:30 बजे मैसेज आया था कि आप IBPS के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो मुझे उतना ऐसे लगा नहीं सीरियसनेस, कि वो मैसेज नॉर्मल देखा मुझे पूरा। मैसेज में शॉर्ट था, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं तो डाउट में था कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। पर मेरे ओके। दोस्त ने फिर मुझे फोन करके बताया कि भाई रिजल्ट आ गया है। तो मैंने जो मुझे हम्म। मैसेज मिला था वो उसको फॉरवर्ड कर दिया। बोले हाँ, बोले हो गया, हम्म। बोले पक्का सिलेक्शन। तो आगे की प्रोसेस ओके। बाद में अपने को पता ही चल जाएगा, बोले। तो शायद मुझे लगता है वो 6 मई या 7 मई की बात है, 2013। अच्छा। अच्छा। पर उसके लगभग पहले छह मेरा मई दो हजार सिलेक्शन हुआ तेरह था। हाँ, अच्छा। उसके पहले मेरा एक सिलेक्शन हुआ था RRB हम्म। क्लेरिकल में और PO में। पर अच्छा। उस टाइम पे मुझे दिया था उन्होंने लातूर नांदेड़ साइड में। तो मुझे उस साइड में अच्छा। मतलब जाना, ऐसा नहीं है कि वो एरिया अच्छा नहीं है, पर मेरा एक हम्म। फोकस था कि नहीं मुझे आगे भी पढ़ना है। तो मैं हम्म। चाहता था कि बड़ी सिटी में मिले, जैसे मुंबई हो गया, ओके। नागपुर हो गया, पुणे हो गया। हम्म। वहां जाके मैं खुद को डेवलप कर सकूँ, ये मेरी सोच थी। इसलिए फिर मैंने वहां पे ना ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन इसलिए नहीं अच्छा, किया अच्छा। क्योंकि मेरे पास 3-4 जॉब ऑलरेडी थे, कि एक हम्म। चॉइस मिल जाती है ना अपने को। अगर चॉइस है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, अगर नहीं मिलता तो फिर तो करना ही पड़ेगा। तो राइट, फिर राइट। मैंने मुंबई चूज किया। ओके। तो इस प्रोसेस के दौरान ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी एक ना एक तो एग्जाम निकल ही जाएगी 100%? हाँ हाँ, आराम से कॉन्फिडेंस भी आ गया था। उस टाइम पे ये भी ओके। मुझे बाकी लोग भी सजेस्ट कर रहे थे कि तुम बड़ी एग्जाम के लिए तैयारी करो। पर कैसे हम्म। रहता है, अपन जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, हमारे पास ना राइट, राइट। पेशेंस नहीं रहता, क्योंकि हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। जैसे मिडिल राइट, क्लास में राइट। कैसे होता है कि घर वाले तुमको 3-4 साल 5 साल दे देते कि भाई तुम 5 साल जो करना है करो। पर अपने केस राइट, में, हमारे केस में ऐसे नहीं था, क्योंकि हम मेरे राइट। जो मम्मी पापा है वो फार्म वर्कर थे। तो राइट, मुझे भी लगता था कि नहीं यार, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो मुझे जॉब लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने फिर वो जल्दी राइट। जॉब ले ली थी। राइट, राइट। तो मतलब जब पहला सिलेक्शन हो गया था तो मतलब कैसी फीलिंग आ रही थी कि अभी मतलब अब तो मतलब मम्मी पापा ने इतने पूरी जिंदगी उन्होंने काम करा है, फाइनेंशियल हाँ। बहुत ही बेकार था अपना, और हम्म। अभी जॉब तो पक्का है, तो कैसी फीलिंग थी वो? फीलिंग एक रिलीफ था कि नहीं, हो गया, अभी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ओके। एक रहता है ना कि नहीं, जैसे एग्जाम तक हम बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, तो जैसे एग्जाम खत्म राइट। हो जाती है ना, एक रिलीफ मिलता है। एक उसके बाद राइट। भी अगर रिजल्ट अपना अच्छा लगा तो और रिलीफ मिलता। तो मुझे ऐसे लगा था कि बस जॉब मिल गई, अब टेंशन नहीं, अब मुझे जो मेरा पैशन है मैं वो फॉलो कर सकता हूँ। कभी कभी कैसा रहता है कि अपने मन के खिलाफ अपने जाके ना पढ़ाई करनी पड़ती है। और ये होता है, ऐसा नहीं राइट। कोई मोटिवेशन नहीं मिलता अपने को कि नहीं। कोई कोई बोलते ना कि नहीं मुझे बहुत पढ़ना अच्छा लगता। बहुत कम लोग हैं जिनको रीडिंग अच्छी लगती होंगी। पर राइट, मेरा राइट। मानना है कि जो चीज अपने लिए अच्छी है ना वो पढ़नी ही पड़ेगी। हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो राइट। मैं मैं भी इतना मोटिवेट नहीं था कि मैं रीडिंग करूं, पर मेरा एक क्लियर थॉट था कि नहीं, ये चीज मेरे लिए अच्छी है ना तो मुझे पढ़नी है। ये किताब मेरे मुझे फायदा देने वाली है तो मैं ये पढ़ूंगा, चाहे राइट। इंटरेस्ट रहो या ना रहो। हाँ, उसके बाद में कभी कभी थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाता था। कुछ चीजें अपन पढ़ते ना तो भूल जाते सारी चीजें, तो वैसे होता था कभी कभी, पर पढ़ते थे। ओके। और सबसे पहले किसको बताया आपने? फोन पे बताया, घर जाके बताया, सबसे पहले किसको बताया? नहीं, मैं जब सिलेक्शन हुआ तो मैं वहीं पे था, शादी में। मैंने उस अच्छा, टाइम शादी किसी में को था नहीं तो। बताया। ओके। हाँ, किसी को नहीं बताया, क्योंकि पूरे दिन भर इधर उधर भाग दौड़ी थी। जब सारे लोग हम्म। गए शाम को, मैंने पहले कंफर्म किया। हम्म।
कि सच में हुआ है हम्म, कि नहीं हुआ। क्योंकि हम्म, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, किसी को नहीं पता था कि ये लड़का क्या कर रहा है। मेरे गाँव वाले भी बोलते थे कि हम्म, नहीं भाई पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। पर किसी को आइडिया ओके, नहीं थी कि ये बैंकिंग में कर रहा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को आइडिया नहीं थी। हम्म, पर जब हम्म, सिलेक्शन हुआ तो मैंने किसी को नहीं, फर्स्ट घर वालों को बताया कि मेरा हो गया। हम्म, बाकी फिर तो गाँव में तो रहता है कि पता चल जाता है सबको। तो वैसे हुआ राइट, था वो। राइट, हाँ, ओके, ओके, तो तो मेरे घर घर वालों वाले का ज्यादा क्या खुश रिएक्शन थे। था? घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, खुश से ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि जिस कंडीशन हम्म, से उन्होंने ग्रो किया था। एक तो ना मेरे मम्मी ना मेरे पापा वो एजुकेटेड नहीं है। मेरे पापा तो राइट, नाइट वाली जो स्कूल हो रही थी ना, उसमें पढ़ के उन्होंने उसमें पढ़ लिया था। पर मम्मी को मेरे तो बस साइन करना आता है। पर ओके, उनको लगा होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ हमने हासिल किया। हाँ, एक चीज है, राइट, राइट, मतलब उस टाइम की हाँ, डेट, उस टाइम में मेरे घर वाले सक्सेसफुल हो गए थे, पर मैं सक्सेसफुल नहीं था। मेरा हाँ, ड्रीम तो आगे चलने ही वाला था, कुछ ना कुछ तो राइट, राइट, रहता ही है। पर उस मोमेंट पे वो लोग एक सक्सेसफुल पेरेंट्स बन गए थे कि नहीं, हमने बन कुछ गए थे, किया है, राइट, उन्होंने अचीव कर राइट। लिया, ऐसे उनको फीलिंग आ रही थी। तब के समय में किसी को जॉब लगना भी बहुत बड़ी चीज थी, इसलिए हाँ उनको हाँ प्राउड फील होना एक ऑब्वियस सी हाँ। बात है। हम्म, ओके, आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में कि आपको क्या लगता है कि आपकी सुपर पावर क्या है? सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर यही है शायद कि जिस टाइम पे डिफिकल्टीज ज्यादा आती है ना, तो हम्म, उस टाइम पे डिप्रेशन आना स्वाभाविक है, टेंशन आना राइट, स्वाभाविक है। पर राइट, वो आने के बाद भी एक अंदर से एक थॉट आता है कि नहीं, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता होगा, हमारे साथ शायद कम होता है, लोगों के साथ भी ज्यादा होता होगा, ऐसे भी थॉट आते हैं। तो वहां से लगता है कि खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं अपने पास, तो एक काम करते, अपन ट्राई करते। तो वहां से बाहर निकालने के लिए ना बहुत हेल्प होती है वो, जो अंदर से एक थॉट आता है कि नहीं, अब ठीक है, ये नॉर्मल है, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, इससे फाइट करके अपन ये ओवरकम कर सकते हैं, ये आ जाता है थॉट। तो वो एक ओके, शायद मुझे लगता है कि अच्छा पावर है। राइट, मतलब जो अंदर का इंट्यूशन होता है वो आपको हेल्प करता है। हम्म। और आपका हाँ हाँ। वीकनेस क्या है? वीकनेस, वीकनेस तो बहुत सारी है शायद। वीकनेस, वीकनेस तो शायद बताने लायक तो बहुत सारी रहती है। ऐसे एक अगर चूज ऐसे ही करना कोई रहा एक तो कॉमन? कॉमन वीकनेस, वीकनेस नहीं बोल सकते, पर जैसे मुझे स्पोर्ट ज्यादा पसंद है। तो वो तो वैसे तो स्ट्रेंथ हो गई। हाँ, स्ट्रेंथ हो गई, पर उसमें भूल जाता आदमी कि नहीं, खेलना ही है, खेलना है, चाहे चोट भी लग जाए ना फिर भी खेलते रहो। ओके, तो ओके, वो एक, हाँ, उससे ज्यादा भी वीकनेस फिर एक है कि जो कंसिस्टेंसी है शायद, वो मुझे कभी कभी लगता है कि कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है मुझ में। मैं करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, पर जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए या फिर बहुत ज्यादा होनी चाहिए वो नहीं है। तो उसको मैं देखूंगा कि नहीं, इसको इम्प्रूव कैसे कर पाए, कि नहीं कंसिस्टेंट अपन एक ओके, काम करते रहे। ओके। किस चीज से आपको डर लगता है? डर, एक्चुअल में डर तो हाँ, मुझे भूतों से लगता है। मैं हॉरर मूवी नहीं देखता, मुझे बहुत डर ओके, लगता है। ओके, हाँ, भूत को मानते हो आप? हाँ, मानता तो नहीं हूँ, मतलब बट लगता है। इंटेलिजेंस पता है कि नहीं है करके, और जब अंधेरे हाँ। में जाती है तो फिर डर लगता है। ओके, ओके, वो बचपन सबके से कैसे साथ दिमाग में, नहीं। हाँ, दिमाग में हाँ, डाल के रखा है कंडीशनिंग ना। वैसे हुई है। हाँ हाँ, राइट, 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 हाँ। राइट। आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा किस चीज ने या फिर किस पर्सन ने शेप किया है? चाहे वो बुक हो सकता है, मूवी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, किसने शेप किया? एक तो है जो कंडीशन, जो सिचुएशन हमने हमारे सामने आती है ना, उसने मुझे बहुत हम्म, बनाया है। जितनी डिफिकल्टीज दी है परिस्थिति। तो उससे ऐसे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। जब राइट। सिचुएशन एकदम बहुत बुरी हो जाती है ना, कि नहीं यार, ये सिचुएशन हमारे लिए नहीं बनी है, हमें इसको ब्रेक करना है, अच्छी सिचुएशन या अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम डिजर्व करते हैं, ये चीज मुझे एक राइट, अच्छी लगती है। दूसरी चीजें
ये तो सबके लिए रहता है कि नहीं, हमारे माता पिता तो हमारे लिए काम करते हैं, हमें पता है, पर हमें एक लगता है कि नहीं, हम उनको क्या दे पाएंगे, एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे क्या। ये चीज हमेशा माइंड में राइट, रखती है कि जो चीज वो जी है, जो लाइफ उन्होंने काटी है आज तक, उससे बेटर लाइफ हम राइट, अपन दे सकते हैं क्या। एक चीज मोटिवेट करती है हमेशा, और ऐसे लगता है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके, अगला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि हाँ। मुझे तो ये क्लियरली पता है कि आपका बचपन, मतलब उतने पैसे नहीं थे हमारे बचपन में हमारे पास। हम्म, तो आपका पैसों के साथ कैसे रिश्ता रहा? मतलब बचपन से लेके आज तक, आज आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर हो। तो हम्म, बचपन में कैसे लगता था आपको कि यार मेरे पास हमारे पास ही पैसे नहीं है, उनके पास ज्यादा हम्म, है, काश मेरे पास इतने पैसे होते? हम्म। क्या आप सोचते थे, मतलब कैसा रिश्ता रहा आपका पैसों के साथ? एकदम, जब छोटे थे ना, बहुत छोटे, जब समझ भी नहीं थी, तब ऐसे लगता था कि नहीं, हमने पैदा एकदम अमीर घर में होना चाहिए था। ये एक ओके, थॉट आता था। फिर ओके। दूसरा एक लगता था कि यार, जो चीजें उनको मिल रही है वो हमें क्यों नहीं मिल रही है। जब तक एक हम्म, अच्छी सी समझ नहीं आती ना कि घर वालों की कंडीशन क्या है, तब तक हमें वैसे ही लगता है। पर एक बार जब हम सिचुएशन को समझ लेते हैं ना कि नहीं, जो भी पैसे कमाते हैं, चाहे अमीर घर के लोग हो या गरीब घर के, जो भी, कोई भी हम्म, फैमिली रहे, वो एक स्ट्रगल करके हम्म। उतना पैसा कमाते हैं। तो वो पैसे की वैल्यू राइट, करना एक लेवल के बाद समझ में आती राइट, राइट, ग्रेट, ग्रेट। अगला सवाल है मेरा आपको कि मैंने लगभग पिछले साल से इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, और वो है। आपकी वजह से ही है। आपके लाइफ में आपने कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, और मतलब क्या किस चीज ने मोटिवेट किया? जैसे मैंने आपकी लाइफ में देखा, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था और वो जरूरी भी है, अच्छी चीज है, तो मैंने भी स्टार्ट किया। तो आपने किस वजह से स्टार्ट किया? और उसी के साथ मैं दूसरा सवाल उसमें ऐड कर रहा हूँ कि समझो किसी की बहुत कम सैलरी है, तो उस कम सैलरी के साथ क्या कोई अमीर बन सकता है? अगर एक कंसिस्टेंट पीरियड पे अगर इन्वेस्टमेंट करा जाए तो उसमें किस तरीके की स्ट्रेटेजी हो सकती है? ठीक है, तो आपका पहले सवाल का मैं आंसर देता हूँ। पहला सवाल तो हाँ। ये है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। मैं जब मुंबई में हम्म, पोस्टेड था, तो हमारे जो कलीग हम्म। थे, एक गजानन पाटिल करके मेरा फ्रेंड था, अच्छा था। वो ओके। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आता था, मतलब उसका हम्म, एजुकेशन उसी में हुआ था, एमबीए हुआ था। तो वो हम्म। मुझे हमेशा बोलता था कि नहीं, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तब तक तो मैंने यही सोचा था कि यार शेयर मार्केट मतलब सट्टा बाजार, या ऐसे सुना हुआ था, हमने राइट, बचपन से वही सुनते थे। राइट, फिर भी हमें राइट। उतने उतना नहीं पता था जितना अवेयरनेस, जैसे बड़ी बड़ी सिटी में है ना, उतना अवेयरनेस अपनी हम्म। छोटी सिटी में नहीं है राइट, मार्केट को लेके। तो राइट। वो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तू एक काम कर, कि जितने भी थोड़े थोड़े पैसे आते हैं इन्वेस्ट करते जा। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे तो पता नहीं है फिर इन्वेस्ट क्या करना है, कहाँ पे करना है। भाई बोला तू ही बता दे। हम्म, तो फिर वो मुझे हम्म। सजेस्ट करता था कि नहीं, ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, जैसे ब्लू चिप कंपनियां रहती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें रिस्क कम ओके। रहती है। तो मैंने हम्म, उसके भरोसे पे डाल ही दिया था, मुझे तब कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद फिर हम्म। उसने बोला कि तू थोड़ा ना पढ़ते जा इसके बारे में, कंपनीज के बारे में। फिर मैंने स्टार्ट किया था शायद 2015 से, 2015 में ओके। चालू किया, स्टार्ट किया था। तो मैं फिर धीरे धीरे ना कंपनियों के बारे में पढ़ने लगा। 2017-18 तक नॉर्मल था, उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, मतलब इस नॉलेज के हिसाब से, कि मुझे ओके। अच्छे से पता हो, मतलब मार्केट की जानकारी हो रही है, मार्केट कैसे चलता है वो पता होना चाहिए। इतनी कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस इन्वेस्ट करते थे। 2017 तक वैसे ही चला। पर 2017-18 के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब हम जो काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में ना हमें डिटेल्स में पता होना चाहिए। फिर वहां से राइट, मैंने ना थोड़ा सा डीप स्टडी करना चालू किया। जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी की राइट। बैलेंस शीट होती है, एसेट लायबिलिटी सारी चीजें, जिनको पता होगा तो राइट, ठीक ही है, नहीं पता होगा तो भी चलेगा, इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं रही। तो वो उन जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, फिर कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट कौन से बना रहे हैं, उसका प्रोडक्शन क्या है, सेल्स कितनी है उनकी, प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजें देखना वहां से थोड़ा थोड़ा ना स्टार्ट कर दिया कि कंपनी को ओके। पढ़ना कैसा है। अभी भी मैं उसी प्रोसेस में हूँ। मुझे इतना पूरा नॉलेज नहीं जितना मार्केट में लोगों को है, पर फिर भी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहता हूँ। तो वहां से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू कर दी। और
अभी है मेरे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है मार्केट में। और राइट। मतलब पढ़ाई करने के बाद है। पहले ऐसे था कि किसी ने बता दिया तो ले लिया। अब मुझे मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इस कंपनी के बारे में मैंने पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में आगे अच्छा करेगी, तो मैंने इन्वेस्ट की है। अभी भी मैं उसमें सीख रहा हूँ, लर्निंग प्रोसेस में है, और लर्निंग प्रोसेस शायद हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल भी चलेगी। पर इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए अभी। रहेगा। हाँ हाँ। हाँ। राइट। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? कि अगर किसी की बहुत ही कम सैलरी है, समझो किसी की 10-15 हजार भी है, उसमें से कितने प्रतिशत, हाँ। मतलब सैलरी हर किसी किसी की तो बढ़ती ही रहेगी एक अमाउंट पे, जिस सैलरी पे शुरुआत किया उस सैलरी पे कोई लाइफ टाइम के लिए काम नहीं करेगा। तो जैसे सैलरी बढ़ेगी या फिर शुरुआत से ही मतलब इन्वेस्टमेंट अगर वो रेगुलर बेसिस पे बहुत लंबे समय के लिए करता है, तो क्या वो अमीर बन सकता है, और उसकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए? हाँ। हाँ, अमीर बन सकता है, आराम से बन सकता है। हम लोग तो अभी तक बने नहीं, पर फ्यूचर में बन सकते हैं। उसका एक रीजन है। ओके। जैसे जैसे अभी किसी की 10,000 सैलरी है। पहले तो इन्वेस्ट क्या करना वो भी डिपेंड करता है। जैसे पकड़ लो, राइट। आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी चीजें है। म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें गोल्ड राइट। भी है। राइट। गोल्ड के बाद बहुत सारी चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं, ठीक है। तो मैं राइट। शॉर्ट में राइट। बताता हूँ 2-3 चीजें। जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं, हमने जैसे 100 रुपये लगाए, तो एक्सपर्ट रहते हैं मार्केट के। वो क्या करते हैं, हमारे 100 रुपये जैसे उन्होंने 50 कंपनी सिलेक्ट कर ली, उसमें रेशो के हिसाब से किसी को 1.5 रुपया, किसी को 2 रुपया ऐसे इन्वेस्ट करके हमारे पैसे डाल देते हैं। तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हम पैसे, हमारे राइट। पैसे कटते हैं हर महीने, और वो इन्वेस्ट करते हैं। ये एक हो गया राइट। एक तरीका। दूसरा, फिर आपको राइट। डायरेक्ट स्टॉक में मार्केट में इन्वेस्ट करना है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के अपन नाम तो नहीं लेंगे, पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप उसके शेयर खरीद सकते हो। ये हो गया आपका डायरेक्ट, और वो हो गया एक म्यूचुअल फंड। तो जिसको पता नहीं है, मेरे हिसाब से अगर किसी को पता नहीं होगा ना, तो उन्होंने ना सिंपल सा है, एक तो म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड से भी एक, जो मेरा पर्सनल एडवाइस है, जैसे निफ्टी 50 रहती है, इंडेक्स है ये ओके। शेयर मार्केट में। निफ्टी 50 एक एनएससी का इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। उसमें 50 कंपनी रहती है टॉप की, ठीक है। जैसे राइट। पकड़ लो इस साल में 50 कंपनियां हैं, तो हर एनुअल में ना उसके उन सबके रिजल्ट लगते हैं, सबके परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो ऐसे समझ लो कि एक साल के बाद उस 50 कंपनी में से एक आधी कंपनी ने खराब काम किया, वो निकल गई बाहर, ठीक है। जैसे 50 कंपनी थी, एक बाहर निकल गई। फिर जो नेक्स्ट कंपनी है ना, उसके पीछे थी जो 51वीं 52वीं जो भी कंपनी होगी, उसने अच्छा परफॉर्म किया, वो अंदर आ जाएगी 50 में। तो निफ्टी ओके। 50 में हमेशा 50 कंपनी बनी ही रहेगी टॉप की, ओके। जो अच्छा काम कर रही है, ठीक है। ओके। जो खराब कर रही है वो बाहर निकल जाएगी, जो अच्छा कर रही है वो अंदर आ जाएगी। तो ओके। उसके इंडेक्स पे ना एक शेयर है, निफ्टी 20 करके एक शेयर है, ठीक है। ये सजेशन अपन डायरेक्टली दे नहीं सकते, पर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि निफ्टी 20 करके ओके। एक शेयर है। जैसे पकड़ लो निफ्टी अभी 18,000 पे चल रहा, तो उसका एक रिप्लिका ही है, वो 180 तक एक शेयर चलेगा। उसका लॉजिक मैं ये बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब में, लॉन्ग टर्म में अगर अगर सोचा जाए, तो मैंने बताया था कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है वो टिकी रहेगी उसमें, जो बुरा करती है वो बाहर निकल जाएगी, और जो अच्छा, जो बाहर थी पहले और अच्छा कर रही है वो अंदर आ जाएगी। तो ओके। हमेशा जो टॉप की 50 कंपनी रहेगी उसमें, तो हमेशा वो ना जो इंडेक्स है ना वो ग्रो करते रहेगा। तो आपको विदाउट रिस्क, मिनिमम रिस्क में, अगर निफ्टी बीस में अगर इन्वेस्ट करना है ना, तो आराम से आप कर सकते हो। एक म्यूचुअल फंड है, दूसरा है इंडेक्स फंड, जो बोलते ईटीएफ भी बोलते हैं उसको। उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड में भी कर सकते हो, अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है। डिजिटल गोल्ड भी शेयर मार्केट में है, उसमें भी उसका भी इंडेक्स आता है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज है, आपके पास अगर 100 रुपये है, तो आपका अलोकेशन होना चाहिए, एक रिस्क डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। जैसे मेरे पास 100 रुपये है, आपको लग रहा है कि अगर पूरे के पूरे 100 मार्केट में डाल दे, ये बहुत बड़ी रिस्क है। मार्केट में कुछ भी ओके। हो सकता है, ये भी पता है। लॉन्ग टर्म में ग्रो ओके। होता ही है, ये भी मैं मानता हूँ। पर फिर भी रिस्क तो है उसमें। तो ओके। आप 100 में से समझ लो 30% आपने एफडी में डाल दिया, 20% आपने गोल्ड में डाल दिया, ठीक है। ओके। उसमें से 10-20% म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और फिर बचे 20-30% आपने मार्केट में डाल दिया, तो आपका रिस्क जो है ना डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो राइट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप मार्केट में बने रहोगे। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे ही आपकी, मतलब जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं,
आपको पहली जॉब मिलती है, आपका इनकम स्टार्ट होता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हाँ, करने से, हाँ, स्टार्ट करने के बाद ऐसा ही पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर जरूरत सभी ना पैसे की पड़े। जरूरत हाँ, है, हाँ, हाँ, फिर भी ऐसा पैसा आपको निकालना ही पड़ेगा। चाहे अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो कम से कम 1,000 रुपए, 500 रुपए आप इन्वेस्ट करो, और वो लंबे समय तक करो। अगर आप 30 साल, 50 साल तक अगर पैसे इन्वेस्ट करके रख सकते हो तो शायद आप भी अमीर एटलीस्ट, बन सकते हो। हाँ, एटलीस्ट सैलरी सैलरी के 30% तो भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जब तक आपकी मिनिमम एक सैलरी रहती है ना, वहां तक तो राइट, मेरे हिसाब से 30% तो भी इन्वेस्ट करने चाहिए। हाँ, जब आपकी राइट, सैलरी राइट। बढ़ जाती है तो जो इन्वेस्टमेंट, जो परसेंटेज अमाउंट है उसको आप 40% तक बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते हैं जैसे सैलरी बढ़ती है तो। ग्रेट। और हम आगे बढ़ते हैं। एक हाँ। डिस्क्लेमर भी दे सकते हैं कि हम मार्केट एक्सपर्ट नहीं है। तो ये बस इनफॉर्मल एक नॉलेज वीडियो है बस। राइट, 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 राइट। आप इस सजेशन को इसी तरीके से लो कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे लाइफ में कोई भी बुरा समय आता है तो कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो उस वे में आप इसको लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपकी जो भी लगभग 8 से 9 साल उसमें का एक चीज मैं बैंक। बताना भूल गया हूँ। हाँ, हाँ जी, उसमें जरूर, एक चीज जरूर। मैं बताना भूल गया हूँ। जो बोलते हैं ना कि 7 वंडर्स है अपनी पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग हाँ, जैसे हाँ, ताजमहल हो गया। तो हाँ, मुझे हाँ, ऑथर का नाम तो याद नहीं आ रहा, पर जो आठवां हाँ, जो हाँ। अजूबा है ना वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। ठीक है। राइट, राइट। तो जो हम अमाउंट डालते हैं उसका कंपाउंडिंग होता है ना। तो आज एक हम्म। रुपया अगर डाल रहे हैं ना तो 10 साल में देखोगे बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगी। जो कंपाउंडिंग राइट, अगर सोचा जाए तो। हाँ, तो राइट, वो याद और उसी रखना की हमेशा बेस पे शेयर इसलिए। मार्केट काम करता है। राइट। हाँ हाँ। ओके। यस, अभी तक आपका जो लगभग 8 से 10 साल का पूरी बैंकिंग की जर्नी रही, और आज आप असिस्टेंट मैनेजर हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे अच्छी चीज और सबसे बुरी चीज क्या है? अच्छी चीज तो ये है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है मैक्सिमम। ओके। लोगों को ब्रांच में आने की जरूरत नहीं पड़ी, जो एजुकेटेड है जरूरत ना नहीं है। उनको आने की जरूरत नहीं है। राइट। तो यहाँ से भी ना बहुत सारी चीज़, अभी नए नए कंसेप्ट भी आ रहे हैं, जैसे मेटावर्स हो गया। इस टाइप के मतलब ब्रांच में आपको हो सकता है 10 साल 20 साल के बाद ना कोई दिखेगा ही नहीं। आपको जाके खुद मतलब सारी चीजें एक्सेस करनी है। ये चीजें हो राइट। सकती है आगे चल के। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये है। निगेटिव में तो, निगेटिव में है शायद, मुझे ऐसा लगता है अभी भी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो लोअर लेवल के, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं ना, वहां तक बैंक उतनी नहीं पहुंची है। और अच्छा, अच्छा। अपना अपन उतने ना एजुकेटेड नहीं है बैंकिंग के बारे में। जैसे फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं आजकल, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं। कॉल आता, कोई ओटीपी देता है, ओटीपी और सीवीवी शेयर नहीं करना है। तो शायद वो लगता है वहां पे हम कभी ना कभी कहीं ना पीछे बढ़ रहे हैं, कि लोगों को एजुकेटेड करना चाहिए, ये हमारा काम है। जैसे पकड़ लो, हम पढ़ाई में जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने घर पे हो गया, जो पढ़े लिखे नहीं उनको बताना है कि नहीं ऐसे ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, जो आरबीआई बताती है हमेशा। राइट, राइट। ओके। इस सेशन अभी इस कन्वर्सेशन को एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो शॉर्ट आंसर कि आपने आपके लाइफ में सबसे महंगी चीज कौन सी चीज खरीदी? सबसे महंगी। सबसे महंगी चीज, हाँ। मतलब महंगी चीज, वैसे महंगी सबसे चीज बड़ा तो एक्सपेंस। देखा जाए तो, अच्छा सबसे बड़ा एक्सपेंसेस शायद मोबाइल में ही है। ओके। मोबाइल में है। लेकिन मुझे और पता दूसरी है। चीज जैसे, हाँ बताओ, शायद मैं भूल गया होगा। हाँ, शायद आपका सबसे महंगी चीज मतलब एक्सपेंस आपका फ्लैट हुआ होगा, प्लॉट हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। पर वो महंगी भी नहीं बोल राइट। सकते, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है। जैसे घर हो गया, घर अपना तो महंगा, बहुत महंगा जाता है। राइट, राइट। वो बहुत महंगा है। ओके। रैपिड फायर, मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा, दोनों में से एक चूज करना है। स्पीड या परफेक्शन? परफेक्शन। परफेक्शन। ओके। मटेरियल थिंग लाइक गाड़ी, बंगला, या फिर सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस? सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस। ओके। गांव या शहर?
अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि गांव में रहना है अगर मेरे एरिया में है, जैसे अपने अपने एरिया में है, जैसे अपना नेटिव प्लेस है, वहां से 100-200 किलोमीटर बोलेंगे तो मैं गाँव, और उससे दूर ओके। जाना है तो फिर शहर। ओके, उसमें कंडीशन अप्लाइड है। ओके। हाँ, ओके। अगर आपको आज रात आप सोते हो और कल सुबह आप जगते हो, आपके मोबाइल में मैसेज है कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, आपने चेक किया 1 करोड़ रुपए जमा हो गए, तो आप क्या करोगे? एक तो देखो 1 करोड़ जमा होने वाली नहीं है, तो जिसके है उसको वापस करने पड़ेंगे। अच्छा। ओके। क्योंकि जो बट इमेजिन अगर हो गए हैं, हाँ, तो क्या करोगे गलती आप? से हो गए तो वो वापस ही होंगे, एज अ बैंकर वापस करने पड़ेंगे। ये थोड़े से इमेजिनेटिव दुनिया में चलते हैं, लॉटरी, जैसे जैसे इम्प्रैक्टिकल। कि हाँ, लॉटरी लग गई, समझो सम हाँ, लॉटरी लग गई, चलो समझते, लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई, या फिर ऐसे पकड़ लो कि कुछ पैसे हम्म, मिल गए ऐसे, हम्म, तो हम्म, उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ है, सिंपल सी बात है, उसमें से 1 करोड़ में से कम 60-70 लाख मैं इन्वेस्ट करूंगा। ग्रेट, उसके बाद फिर ग्रेट। जो बचे हुए पैसे हैं, फिर सोचेंगे कुछ अपने लाइफ के लिए, कंफर्ट जोन के लिए, या फिर अच्छे चीजें खरीदने हैं तो वो खरीद सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट पहला ऑप्शन आएगा। ग्रेट, ग्रेट। हम्म। आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो नहीं है, गोल चेंज होते रहते हैं ओके। शायद। हाँ, हर 3-4 साल 5 साल में ना चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले मुझे बैंक में मतलब जॉब लेनी थी, जॉब ले ली, हम्म। जॉब लेने के बाद फिर लगा कि नहीं मुझे इस पोस्ट में जाना था, उस पोस्ट पे चले गए। फिर कुछ राइट। दिनों में मुझे लगा कि नहीं अब मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। तो वो अभी एम तो फिलहाल वही है कि मार्केट में अच्छे से नॉलेज लेके इन्वेस्ट करना है, और आगे यहाँ से 10 साल 20 साल में थोड़ा सा ज्यादा ऊपर देखना है खुद को। ओके। ग्रेट। 3 सजेशन यंगस्टर्स के लिए जो आपने आपके लाइफ में सीखे हैं, ताकि लोग बेसिकली जो प्रिपरेशन फेज में है, स्ट्रगल फेज में है, वो उनके सिचुएशन से बाहर निकल सके। उस टाइम पे ना हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कि बहुत सारी ओके। चीजें रहती है, बताने की जरूरत तो नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हमें को बहुत सारी चीजें है, अच्छी चीजें है, तो उसके पीछे भागते हैं। शायद मुझे लगता है कि उस राइट। टाइम पे हम अगर फोकस कर लेना, एक जो यंग एज रहती है ना, उसमें अगर हमने फोकस कर लिया तो हम लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। तो राइट। पहले स्टडी पे फोकस करो, फिर उसके बाद जो करना है फिर करो। तो पहले स्टडी पे फोकस, जब तक तुम्हारा जॉब नहीं है, जो भी चीजें है, जॉब लेना है या तुम्हारा जो भी एम है वो जब तक अचीव नहीं होता ना, तब तक कुछ मत करो। उसके बाद फिर तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। जिस चीजों से मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वो चीजों के बारे में बता रहा हूँ मैं। बाकी चीजें तो राइट। आपको लाइफ तो एंजॉय करनी है, हर मोमेंट में करनी है। आप चाहे बचपन में हो, आपकी एज कोई भी एज में रहो, एंजॉय तो करना ही है। राइट। और दूसरी चीज तो पढ़ाई करनी जरूरी है। चाहे मैं भी हाँ, जो मोटिवेटेड आप। नहीं हूँ रीडिंग करने के लिए, पर जो चीज हमारे लिए है, जैसे आप एकेडमिक इसमें हो, कोई इंजीनियरिंग कर रहा, कोई कॉलेज कर रहा, उस चीज के लिए जितनी जरूरी है ना उतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो अ, राइट। वो तो करनी है, वो कंपलसरी है। और शॉर्टकट में मत जाओ शायद मेरे हिसाब से, आप बेसिक उसके डिटेल्स तक पहुंचने की कोशिश करो और नॉलेज लो। राइट। और थर्ड ये है कि जरूरी नहीं कि जॉब ही करना है। अगर आप में दूसरा पैशन होगा, किसी को बिजनेस करना है, या फिर किसी की और राइट। किसी को सिंगर बनना है, या किसी को कुछ और बनना है, पेंटर बनना है, तो पैशन को भी फॉलो करो। और जॉब ही मिले ऐसा नहीं है, जॉब को छोड़ के भी अगर आप थोड़ा बिजनेस भी कर सकते हो, और अगर उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि 1 या 2 बार आप ट्राई कर सकते हो। लाइफ पूरी लाइफ है अपने पास, ठीक है? तो राइट। अगर राइट। उसमें अगर सक्सेस मिल गई तो जॉब की तरफ क्यों जाना है? तो शायद राइट। फेल्योर से बचने से अच्छा है कि आप 1-2 बार ट्राई कर लो, कुछ नहीं होता। राइट। ये तो यही लोगों को सजेशन है। फोकस रहना है। राइट, लोगों को फोकस रहना है, हार्डवर्क फोकस करना रहना है, है। और हाँ, हार्डवर्क करते समय शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, और पैशन को फॉलो हाँ। करना है। राइट। थैंक यू वेरी मच सुभाष, आपने आपका बहुत ही कीमती समय निकाला और अपनी इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और मुझे मेरा ये मानना है बेसिकली कि
हर किसी के पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उसके आइडियाज में विश्वास रखे, उनको प्रमोट करे। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप मेरे लाइफ में हो। आप मैंने जस्ट जैसे आपको सबसे पहले बताया था कि हम इस तरीके का पॉडकास्ट करना है, शुरुआत करनी है, हम्म, तो थोड़े से डाउट्स मेरे माइंड में भी थे और आपने उसको सराहाया और जो डाउट्स थे उनको क्लियर करके पहला पॉडकास्ट आज शूट हो चुका है। आज की 27 जनवरी है और 29 जनवरी को ये पब्लिश होगा, जहाँ आपका बर्थडे भी है, तो आपके जन्मदिन के लास्ट लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हाँ, लास्ट में एडवांस मैं भी में। 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जरूर जरूर। हाँ, जैसे ये भी मेरा भी पहला ही शूट है। और थैंक यू राहुल। राहुल मेरा दोस्त है, हम कॉलेज से साथ में हैं। तो बस उसने मुझे यस। बताया कि चलो एक शूट करते हैं, तो एक फॉर्मल शूट है, हम ऐसे कुछ एक्यूरेट या परफेक्शन के साथ नहीं कर रहे। बस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करोगे, तो जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, और भाई को सपोर्ट करो। यस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके। या बाय बाय। बाय बाय बाय।